हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जो आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है 7वीं क्लास का, वो पढ़ेंगे। मानचित्र 12वीं सदी के भूगोल वेत्ता अल अदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि के समुद्र तक दिखाया गया है। ये बच्चों ये पहला चित्र है जो 12वीं सदी में बनाया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल है। जो मतलब भारत और उसके पड़ोसी देशों को क्या बोला जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। इसको भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। भारत, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान को मिला के क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। और जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का पहला नक्शा बनाया था वो इंसान थे अल इदरीसी। ये याद करना है आपने। तो भारतीय उपमहाद्वीप के में उसके भारत और उसके पड़ोसी देश आते हैं और उसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मैप अल अदरीसी ने भूगोल वेत्ता अल अदरीसी ने बनाया था। कब बनाया था? 12वीं सदी। ये बस इतनी याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला जो मैप था या नक्शा था वो भूगोल वेत्ता अल अदरीसी ने 12वीं सदी में बनाया था। को भूमि के समुद्र तक दिखाया गया है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। बस इतना याद कर लेना। भारतीय उपमहाद्वीप का मैप किसने बनाया था? भूगोल वेत्ता अल अदरीसी ने 12वीं सदी में बनाया था। ये पहला चित्र है हमारे भारत और उसके पड़ोसी देशों का, जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोल वेत्ता अल अदरीसी ने जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का पहला वो बनाया ना, वो मैप बनाया है, उसको वो है, उसका नाम अल अदरीसी है और वो अरब का रहने वाला है। जिसने पहला मैप बनाया है भारतीय उपमहाद्वीप का अल अदरीसी भूगोल वेत्ता है, जो वो अरब के रहने वाले हैं। उन्होंने ये 12वीं शताब्दी में बनाया था, लेकिन एग्जैक्ट क्या था? 1154 में बनाया था उन्होंने ये पहला नक्शा भारतीय उपमहाद्वीप का। दो मैप बने हैं, उन दोनों में हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। ये जो नक्शा दिया गया है, दुनिया का नक्शा बनाया था उसने अल अदरीसी ने, उसका छोटा सा हिस्सा है जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश आते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्र ने 1720 में बनाया था। अब अगला आपको चित्र दिखाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप का। ये फ्रांसीसी, ये भारत दिख रहा है ना, वो भारत और भारत के पड़ोसी देश भारतीय उपमहाद्वीप है। और दो चित्र बनाए थे। एक तो पहले ये लास्ट दूसरा चित्र ये है। पहले जो चित्र बनाया गया था इसमें जो नीचे वाला हिस्सा त्रिकोण से उसको उल्टा कर दिया। अल अदरीसी ने ये वाला हिस्सा है जो इसको ऊपर दिखाया है, और जो फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया है इसको, मतलब जो आज का हमारा मैप है, सही मैप है, ये ऐसा है दूसरे मैप जैसा। लेकिन पहले ने अल अदरीसी ने तो इसको उल्टा बना दिया। ये सही मैप है जो सेकंड वाला बना है। आजकल हमारा भारत भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन जो अल अदरीसी ने बनाया उसमें जो नीचे वाला दक्षिण भारत है वो ऊपर दिखा रखा है जी। तो अब पहले का तो पता ही है, पहला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला नक्शा अरब के रहने वाले भूगोलवेत्ता अल अदरीसी ने 1154 जिनके 12वीं शताब्दी में बनाया था। और जो दूसरा मैप है वो किसने बनाया है? वो फ्रांसीसी मानचित्रकार किसने बनाया है? फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, यानी कि दोनों इलाके भारतीय उपमहाद्वीप के ही हैं। पहला अरब भूगोलवेत्ता अल अदरीसी ने बनाया, दूसरा फ्रांसीसी कलाकार ने 1720 में बनाया है। ये बहुत डिफरेंस है। ये 1154 में बनाया, ये 1720 में बनाया दूसरा, लेकिन है चित्र भारतीय महाद्वीप का ही। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अल अदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत, और उल्टा कर दिया। अल अदरीसी ने दक्षिणी भारत को उत्तर भारत में दिखा दिया
दक्षिण भारत को उत्तर भारत में दिखा दिया, उल्टा कर दिया। और आलदृषि ने भारत के नक्शे को उल्टा बना दिया। जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ दिखा दिया, जबकि श्रीलंका का द्वीप नीचे है, लेकिन आलदृषि ने ऊपर दिखा दिया। जगहों के नाम अरबी, क्योंकि वो अरब का रहने वाला था, उसने जगहों के नाम अरब भाषा में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है। जैसे उत्तर प्रदेश को उसने कनौज कहा था। आलादृषि का जो मैप है उसमें जो स्थानों के नाम दिखाए गए हैं वो अरब भाषा में दिखाया गया है, क्योंकि आलादृषि अरबी था। उसने श्रीलंका को ऊपर दिखा दिया और आज जो फ्रांसीसी कलाकार है उसने नीचे दिखाया है। जो जगहों के नाम है अलदृषि के मैप में, उसको वो अरब का रहने वाला था, उसने अरब भाषा में दिखाए हैं। उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी है। उत्तर प्रदेश को उसने कनौज का है, याद रखना है। अलदृषि ने उत्तर प्रदेश का कनौज जाने पहचाने नाम ये, जैसे उत्तर प्रदेश का कनौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बना है। तो दूसरा मानचित्र है वो पहले वाले मानचित्र के 600 वर्ष बाद बनाया गया है। ये दूसरे वाला ही ज़्यादा सही है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। मतलब पहले मानचित्र बनने के बनने के बाद जब दूसरा मानचित्र बना वो 600 वर्ष बाद बना है। तो 600 वर्ष तक तो इस एरिया में बहुत बदलाव आ गए होंगे। तो ये नक्शा पहले ज़्यादा परिचित लगेगा, यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देख कर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बाद 600 वर्ष बाद बना है, और 600 वर्षों में देख लो 1-2 वर्ष में कितनी तब्दीली आ जाती है। तो 600 वर्षों में तो बहुत सारी तब्दीली आ गई होगी। तो इसलिए जो हमारा 600 जो दूसरा नक्शा बना है वो हमें ज़्यादा परिचित लगता है, क्योंकि आज का नक्शा हमारा ऐसे ही है जो 1720 में बना है। फ्रांसीसी कलाकार ने जो दूसरा मानचित्र बनाया है वो आज के हमारे नक्शे से मिलता जुलता है, इसलिए ये हमें जाना पहचाना लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे मतलब कि जो पहले वाला है उसमें जो हमारे तटीय इलाके नीचे की तरफ उनको बहुत बारीक दिखाया गया है, जबकि वो ज़्यादा चौड़े हैं। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का मतलब दूसरे वाले नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। कौन? यूरोप के नाविक, जो नाव चलाने वाले जो इंडिया की तरफ आते थे। यूरोप के नाविक और व्यापारी समुद्री यात्रा इसी जो दूसरा मैप है इसकी हेल्प से करते थे, क्योंकि वो 16वीं शताब्दी में आई थी। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों पर बारीकी का जो अंतर है आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस टाइम उन्होंने पहली बार मानचित्र बनाया था तो हो सकता है तो उसके बाद 600 वर्ष बाद दूसरा बना, उसमें बदलाव हुए हों, जिसके कारण ये थोड़ा बहुत इसमें अलग दिख रहा है। 18वीं सदी के आरंभ में गिबलॉम द लिस्ले के एटलस नूबो के अनुसार ये उपमहाद्वीप। तो आगे करते बस आपको मानचित्र पता होना चाहिए कौन सा किसने बनाया है और यूरोप के जो नाविक और व्यापारी किसका इस्तेमाल करते थे। आगे पढ़ते हैं। इतनी ही इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। मतलब अगर दोनों पहले और दूसरे मैप में चेंज दिख रही है तो इसका ये भी कारण है कि जब तक दूसरा मैप बना था तो मानचित्र अंकन करने का जो विज्ञान था वो भी बदल गया था। दूसरे युग तक दूसरा जब मानचित्र बना है उस टाइम तक मानचित्र अंकन का जो विज्ञान था वो भी बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी विभिन्न भिन्न इतिहास पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेजों, इतिहासकार पुरानी बीती हुई बात को ही लिखते हैं, तो इतिहासकार जो बीती
बीते युग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज, नक्शे होते हैं, लिखे हुए लेख होते हैं, उनकी स्टडी भी करते हैं। उनके लिए उन सूचनाओं के जो सूचनाएं होती हैं पुरानी, उनको जानना इतिहासकारों के लिए ज़रूरी होता है। जब भी इतिहासकार इतिहास लिखते हैं तो जो बीत गए समय के मान दस्तावेज होते हैं, नक्शे होते हैं, लेख होते हैं, उनको स्टडी करना पड़ता है और वो सूचनाएं उनको इतिहास लिखने में हेल्प करती हैं। और अगर दोनों में कुछ चेंज दिख रही है पहले और दूसरे मानचित्र में, तो इसलिए दिख रही है क्योंकि जब तक 600 वर्षों बाद दूसरा मानचित्र बना था तो 1-2 साल में ज़्यादा चेंजेज आ जाती हैं, तो 600 वर्षों में बहुत चेंज आ गई होगी, इसलिए भी बदलाव लग रहे हैं दोनों मैपों में। और दूसरा मैप जब बना था उस टाइम मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था, जिसके कारण ये दोनों मानचित्र अलग अलग दिखते हैं। नई और पुरानी शब्दावली अगर समय के साथ साथ सूचना के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। जैसे जैसे जो सूचना जिस जगह से हमें मिलती है, सूचना के जो स्रोत होते हैं अगर वो बदलते हैं, सब नई और पुरानी शब्दावली तो शब्द भी बदलते हैं। नई और पुरानी शब्दावली में शब्दों की बात है। जब समय के साथ साथ सूचनाएं बदलती हैं, सूचना जहाँ से मिलती है वो संदर्भ बदलते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। जो भाषा हम इस्तेमाल करती हैं समय के साथ उस भाषा और उसके अर्थों का क्या होता है। इतिहास का अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। इतिहास का अभिलेख कई भाषाओं, जो पुराने लिखे हुए अभिलेख हैं वो कई भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। पुराने जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज मिले हैं वो ऐतिहासिक अभिलेख होते हैं और उनमें कई भाषाओं का प्रयोग हो रहा है और समय के साथ साथ इन भाषाओं में भी चेंज बदली है। जो भाषाएं ऐतिहासिक अभिलेखों में लिखी गई हैं समय के साथ उनमें भी बदलाव आया है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। जो पुराने मध्य युग की फारसी थी वो आज की आधुनिक फारसी से अलग है। जो पहले दस्तावेज मिले उनमें भाषाएं लिखी हुई हैं, तो वो पुरानी भाषा और नई भाषा में फर्क है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई। भाषा में अगर फर्क है पुरानी और अब की भाषा में, तो ये भिन्नता ओनली व्याकरण में नहीं आई, शब्द भंडार भी चेंज हुए। समय के साथ भाषा में व्याकरण ही चेंज नहीं हुई, शब्द भंडार में भी नहीं आई। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदले हैं। मतलब जिन भाषाओं का ऐतिहासिक अभिलेखों में इस्तेमाल किया गया है वो समय के साथ वो भाषाएं बदली हैं। मध्य युग की फारसी और आधुनिक फारसी में फर्क है। जो भिन्नता आई है भाषा में उसकी व्याकरण और शब्द भंडार में ही भिन्नता नहीं आई, शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं समय के साथ। समय के साथ जो पहले शब्द इस्तेमाल होते थे उनका पुराने समय में कुछ और अर्थ है और अब उनका अर्थ और निकाला जा रहा है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए। अब हिंदुस्तान शब्द का मीनिंग पुराने समय में कुछ और था और आधुनिक में कुछ और है, ये हम पढ़ेंगे। आज हम इससे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में पुराने समय में जिसको हिंदुस्तान कहते थे, आज हम उसको आधुनिक राज्य भारत के नाम से जानते हैं। पुराने समय में जिसको हिंदुस्तान कहते थे, आज हम उसको आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत समझते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज राय ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब जिस एरिया के लिए या क्षेत्र के लिए फारसी के इतिहासकार मिनहाज राय ने फारसी शब्द का मतलब मिनहाज राय ने जिस एरिया को हिंदुस्तान कहा था, तो जिस एरिया को फारसी के इतिहासकार मिनहाज राय ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना नदी के बीच में जो एरिया था उसके लिए कहा था। लेकिन भारत में तो अब बहुत सारे राज्य आ गए, पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के एरिया के अलावा भारत तो बहुत बड़ा है। तो जो हिंदुस्तान शब्द है हम इसका इस्तेमाल भारत के लिए कर तो लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान
पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच के एरिए को ही कहा था उसने। मिनहाज राय ने, फारसी के जो इतिहासकार थे, उन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच वाले हिस्से को हिंदुस्तान कहा था उसी। लेकिन अब जो हम भारत का इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान के लिए, वो बड़ा हो गया है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, और जो जो दिल्ली के सुल्तान की अधिकार क्षेत्र में आते थे, उन क्षेत्रों को ही मिनहाज सराय ने हिंदुस्तान का था। पुराने समय में पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच का जो स्थान था, उसको हिंदुस्तान उसको हिंदुस्तान कहा था फारसी के इतिहासकार मिनहाज सराय ने। और जिन क्षेत्रों पर दिल्ली के सुल्तान का अधिकार था, उनको हिंदुस्तान कहा था। सल्तनत के प्रसार के साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बढ़ते गए। जैसे जैसे दिल्ली के सुल्तानों की जो सल्तनत थी, उसका प्रसार होता गया, तो इसके अंदर हिंदुस्तान में अंदर आने वाला जो क्षेत्र था, वो बढ़ता गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान बढ़ा तो जरूर, क्षेत्र तो जरूर बढ़ा, लेकिन इसमें कभी भी जो नीचे वाला दक्षिण भारत है, उसका हिंदुस्तान उसमें जो हिंदुस्तान जिस एरिया को कहा जाता था, उसमें दक्षिण भारत का एरिया नहीं आता। इसके विपरीत 13वीं शताब्दी में तो हिंदुस्तान शब्द गंगा, पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना और जो दिल्ली सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र था, उसको कहा जाता था। लेकिन बाद में इसका क्षेत्र बढ़ गया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान शब्द वाले एरिया में कभी भी दक्षिण भारत नहीं शामिल था। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का, एक तो मिनहाज राय ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जो फारसी के तहत करते हैं, उन्होंने 13वीं शताब्दी में किया था। लेकिन 16वीं शताब्दी में बाबर ने करा था। 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल बाबर ने करा था। और बाबर ने किसके लिए? इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पर भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए ये भी याद करना। बाबर ने 16वीं सदी में इस उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, बाबर ने 16वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। याद रखना है, पहले हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच का जो एरिया था, उसके लिए 13वीं शताब्दी में फारसी के इतिहासकार मिनहाज राय ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये एरिया दिल्ली के सुल्तानों के अधीन था। लेकिन इस एरिया ये बड़ा भी था जो हिंदुस्तान के अंदर आता था, लेकिन हिंदुस्तान जो था मिनहाज राय के अनुसार, उसमें कभी भी दक्षिण भारत शामिल नहीं हुआ। फिर 16वीं शताब्दी में बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। और उसके अनुसार, बाबर के अनुसार, बाबर ने उपमहाद्वीप में आने वाले भूगोल, पशु पक्षियों और जहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। ये याद रखना है कि 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? बाबर ने। इसके लिए वो इस उपमहाद्वीप में आने वाले भूगोल, पशु पक्षियों और जहाँ की निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 16वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। मतलब 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने भारत, मतलब जिस एरिया को हम हिंदुस्तान को कहते हैं, उस हिंद का इस्तेमाल किया था। मतलब बाबर ने जिस चीज को हिंदुस्तान का, वो अमीर खुसरो ने, कवि अमीर खुसरो थे, उसने उसके लिए हिंद शब्द का जो बराबर, बाबर ने जो कहा उसके आस बिल्कुल समान ही था। लेकिन जिसके लिए बाबर ने हिंदुस्तान कहा, तो अमीर खुसरो ने उसको 14वीं शताब्दी में हिंद के कुछ आसपास हिंद के नाम से कहा था, हिंद कहा था। और मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था।
वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़, मतलब इन्होंने अलग अलग एरिया को हिंदुस्तान कहा, किसी ने हिंद कहा। अमीर खुसरो, बाबर और फारसी इतिहासकार मिनहाज राय ने हिंदुस्तान पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना और जहाँ पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार था। लेकिन जो एरिया मिनहाज राय ने जिस एरिया को हिंदुस्तान कहा उसमें कभी भी दक्षिण भारत शामिल नहीं था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने इस महाद्वीप में आने वाले भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और 14वीं शताब्दी में कबीर अमीर खुसरो ने बिल्कुल जो बाबर ने जिसको हिंदुस्तान कहा था और अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में इसको हिंद कहा था। तो ये चीजें आप लोग याद कर लेना। लेकिन वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जुड़े। लेकिन उस टाइम का जो हिंदुस्तान, हिंद या कोई भी शब्द था, वहाँ उस पुराने हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए। मतलब आप देखो, तीनों ने हिंदुस्तान कहा और तीनों का अलग अलग एरियो को हिंदुस्तान का है। लेकिन जो आज का हिंदुस्तान, जो भारत जिसको कहते हैं, तो आज के जो भारत के राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से जो आज का भारत जुड़ा हुआ है, वो पुराना हिंदुस्तान चाहे अमीर खुसरो का था, चाहे मिनहाजिस राज का था, जो बाबर का था, उसमें वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज के हिंदुस्तान में जुड़े हैं। और इसलिए जो इतिहासकार होते हैं उनको शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि तीनों के हिंदुस्तान अलग अलग है। तीनों इतिहासकार हुए हैं। 13वीं, 14वीं और 16वीं शताब्दी में जो हिंदुस्तान कह रहे हैं उनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग इसलिए इतिहासकारों को सोच कर करना चाहिए, बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अतीत उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ, अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा सादा शब्द ही ले लीजिए। विदेशी जो पुराने समय में जिसको विदेशी कहते थे, तो हम आजकल हम विदेशी किसको कहते हैं, जो दूसरे देश से आता है। लेकिन जो पुराना जो विदेशी है उसको भी विदेशी कहते थे, जो गांव में नया व्यक्ति आता था। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय है, जो भारत में ना रहता हो या भारतीय ना हो। लेकिन मध्य युग में विदेशी किसको कहते थे, मैं मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, गांव में अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाता था मध्य युग में या पुराने समय में, तो उसको अनजान व्यक्ति को भी विदेशी कहा जाता है, जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता था। अगर गांव में कोई व्यक्ति नया आ जाता था और उस गांव की संस्कृति और समाज की अगर उसको नॉलेज नहीं होती थी, तो पुराने समय में उसको विदेशी कहा जाता था। लेकिन आजकल हम विदेशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो भारत में नहीं रहता, बाहर के देशों से आता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में विदेशी, मतलब हिंदी में हम विदेशी को परदेशी कहते हैं, याद रखना। हिंदी में हम विदेशी को परदेशी कहते हैं और फारसी में विदेशी को अजनबी कहते हैं। फारसी में विदेशी को क्या कहते हैं, अजनबी कहते हैं। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। नगर में रहने वाले के लिए अगर कोई मतलब बाहर से कोई आता था, नगर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए वनों में रहने वाला व्यक्ति पुराने समय में विदेशी होता है। नगरवासी यानी कि शहरों में रहने वाले लोगों के लिए वनों में रहने वाला व्यक्ति पुराने समय में विदेशी होता था। आज हम विदेशी किसी दूसरे देश के व्यक्ति को कहते हैं। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। लेकिन अगर एक ही गांव में दो अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं तो वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। लेकिन अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता था गांव में, जिसको उस गांव की समाज और संस्कृति का ज्ञान नहीं होता था, वो विदेशी होता था। और हिंदी में परदेशी कहते हैं विदेशी को, फारसी में अजनबी कहते हैं। शहर में रहने वाले के लिए वनवासी, वनों से आने वाला या जंगलों से आने वाला व्यक्ति परदेशी होता था। लेकिन गांव में एक ही धर्म, अगर दो व्यक्ति एक ही धर्म और जाति से नहीं
जुड़े होते थे तो भी वो विदेशी नहीं होते थे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगी।